नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की इस पहली लिस्ट में 53 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है और जातिगत दृष्टि से देखें तो 53 लोगों में 20 ठाकुर हैं, 3 महिला हैं और 2 मुस्लिम प्रत्याशी हैं जिनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हरीश रावत जो कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान के अगुआ हैं, उनके नाम का ऐलान, उनका नाम इस पहली सूची में नहीं है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को श्रीनगर सीट से पार्टी ने उतारा है और प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको चकराता से प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री यशपाल आर्य को बाजपुर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है और इनके अलावा इनके जो पुत्र हैं संजीव आर्य, संजीव को भी कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस पूरी लिस्ट को अगर आप देखें तो इस लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं है। हरक सिंह रावत जिन्होंने 2 दिन पहले कांग्रेस का दामन थामा है, उनका नाम भी कांग्रेस की इस पहली लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो कांग्रेस ने अपने विधानसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। तिरपन उम्मीदवारों के नाम इस पहली सूची में शामिल किया गया है। जातिगत नजरिए से देखें तो 20 ठाकुर, 3 महिला और 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 53 लोगों के नामों का ऐलान किया गया है और अभी भी 17 विधानसभा सीटें हैं जिनके उम्मीदवार के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। बड़े नाम की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को श्रीनगर से अपना प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। नेता प्रतिपक्ष को चकराता से उम्मीदवार बनाया गया है। बाजपुर से पूर्व मंत्री यशपाल आर्य जो बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनको टिकट दिया गया है। उनके बेटे संजीव को भी कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हरीश रावत का नाम इस सूची में शामिल नहीं है। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है और इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होनी है। दोपहर 3 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज दिल्ली में होनी है। दोपहर को 3 बजे के करीब ये बैठक शुरू होगी। बाकी बचे जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों के नामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चर्चा करेगी। बीजेपी ने अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर माथापच्ची कर रही है। 195 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। अभी भी जो बाकी बचे उम्मीदवार हैं अलग अलग चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लिए, तो आज उम्मीद की जा रही है कि चौथे और 5वें चरण के लिए कम से कम जो उम्मीदवार हैं चौथे, 5वें, 6ठे चरण के लिए कम से कम उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। चौथे, 5वें पर तो विशेष तौर पर फोकस होगा और आने वाले 1-2 दिनों में चौथे और 5वें चरण के लिए भी उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करके उन नामों का ऐलान भी भारतीय जनता पार्टी कर देगी।
3 बजे के करीब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठक होनी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और आगे के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर चर्चा होनी है, उन नामों को भी तय किया जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक आज 3 बजे दिल्ली में होगी। इस वक्त मेरे साथ नीलेश चौहान जुड़ रहे हैं लखनऊ से, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। नीलेश, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और उम्मीद की जा रही है कि आज जो बैठक होगी उसमें अगले जो चरण के उम्मीदवार हैं, चौथे, पांचवें, छठे, उनके नामों पर मंथन होगा और अगले 1-2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की अगली सूची भी आ सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक के बाद एक लगातार जो कोर ग्रुप की बैठकें हैं वो दिल्ली में चल रही हैं, उन बैठकों के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें किन उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाना है। तो आज जब ये 3 बजे बैठक होगी तो ये माना जा सकता है कि जो तीसरी सूची है भारतीय जनता पार्टी की वो जारी हो सकती है। अभी तक 195 उम्मीदवारों का घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा चुकी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर देखा गया कि जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, पूर्व विधायकों का टिकट काटा गया, वहां पर देखा गया कि गहमा गहमी का माहौल बना रहा। कैसे करके जो पूर्व विधायक हैं या वर्तमान विधायक उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ पदाधिकारियों को जोड़ा रखा जाए, वो भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इन बैठकों में चर्चा करना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो वर्तमान विधायक है, जाहिर सी बात है, वो अपने विधानसभा में कुछ ना कुछ पकड़ जरूर रखता है। तो ऐसे में अगर कोई नया प्रत्याशी वहां पर बनाया जाता है तो एक नए चेहरे को वहां पर अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो पुराना जो उम्मीदवार रहा है, जो विधायक वहां पर है, वो कहीं ना कहीं विद्रोह कर देता है। तो ऐसे में उन लोगों को भी पार्टी के साथ जोड़ के रखना है। तो इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में होगी। बैठक की बात की जाए तो बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उसके अलावा यूपी के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह इन बैठकों में अक्सर मौजूद रहते हैं। हालांकि कुछ बैठकों में यह देखा गया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़ते हैं। तो आज देखना होगा कि जब 3 बजे बैठक होती है तो उसके बाद क्या कुछ पार्टी की तरफ से निर्णय लिया जाता है। हालांकि पार्टी की तरफ से लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में घर घर जाओ अभियान और उसके अलावा घर घर स्टिकर और झंडा लगाओ अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। उसके अलावा चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कल ढील दी कि 5 लोगों की पहले अनुमति थी कि 5 लोग एक साथ में जाकर प्रचार प्रसार कर सकते थे, लेकिन अब वो संख्या 10 हो गई है। तो ऐसे में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जब 10 लोग एक साथ एक गली मोहल्ले में जाकर प्रचार करेंगे तो उसको कैसे किस तरीके से रणनीतिबद्ध बनाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर से सत्ता में वापसी की जाए। तो इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो कोर ग्रुप की बैठक है वो दिल्ली में संपन्न होगी। फिलहाल ये भी कहा जा सकता है कि जो तीसरे और चौथे चरण के उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं उनके जो उम्मीदवार हैं उनको भी सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि अगर पहले से उम्मीदवार सुनिश्चित कर दिए जाते हैं तो प्रचार प्रसार उतना ही आसान हो जाता है। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण और भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक होने वाली है। चलिए, इम्पॉर्टेंट ये भी है नीलेश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली सूची जारी की थी उसमें तकरीबन 19 से 20% विधायकों के टिकट काटे गए थे। भारतीय जनता पार्टी में अमूमन दूसरे पार्टियों के कंपैरेटिवली जो विरोध के स्वर हैं वो कम हैं,
लेकिन जो इस वक्त कंडीशन बने हैं, जो राजनीतिक समीकरण नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा भी विरोध के स्वर को इस वक्त उठने नहीं देना चाहेगी। इसलिए अंदर खाने संभवतः ऐसे लोगों से जरूर बातचीत हो रही होगी कि सरकार बनने दीजिए, जिन जिन लोगों के टिकट कटे हैं उनको आप भविष्य में फेलिसिटेट किया जाएगा। देखिए धर्मराज, बिल्कुल जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करने की योजना तैयार कर रखी थी। उसी दौरान इन 3 लोगों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। उसके बाद देखा गया कि पहले चरण में जहां 30 से 40 विधायकों के टिकट कटने थे, इनके बगावती सुर के बाद सिर्फ 20 विधायकों के टिकट काटे गए। तो कहीं ना कहीं पार्टी अंदर खाने ये भी प्रयास कर रही है कि जो पार्टी से नाराज विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं या पदाधिकारी हैं, उनको कैसे भी करके पार्टी के साथ जोड़ा रखा जाए और सरकार बनने के बाद उनको आश्वासन भी दिया जाता होगा कि पार्टी उनके लिए कुछ बेहतर काम उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठकें हो जाती हैं, क्योंकि दूसरे अगर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों की हम बात कर लें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो कहीं ना कहीं लगातार ये प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सेंधमारी की जाए और किसी बड़े नेता को तोड़ा जाए। चलिए नीलेश, आप मेरे साथ बनी रहिएगा, आगे भी आपके पास हम आएंगे। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर होंगे। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इस दौरान 2 सभाएं भी रखी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दोनों सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रबुद्ध समाज और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी मुख्यमंत्री का संवाद होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं और आज गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। डोर टू डोर कैंपेन में लोगों के घर घर तक जाएंगे। नीलेश चौहान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ की सरकार 5 सालों तक रही है और वो खुद जब जनता के बीच में जाएंगे तो एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि देखिए 5 साल हमने शासन किया है और 5 सालों में हमने आपके लिए क्या कुछ बदलाव किया है जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। देखिए धर्मराज, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम 5 सालों के कार्यकाल को देखें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दौरों को देखें, कहीं ना कहीं इन 5 सालों में 2 साल तक कोविड का जो प्रकोप है उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, उस दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सड़कों पर उतरे, खुद गली मोहल्ले में जाकर, अस्पतालों में जाकर उन्होंने जायजा लिया। आज जब वो गाजियाबाद में रहेंगे, गाजियाबाद की विधानसभा है साहिबाबाद, वहां पर डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जनता को देने का प्रयास किया जाएगा कि एक मुख्यमंत्री जो कोरोना काल में भी अपने घरों में नहीं बैठा, जिस दौरान कोई नहीं निकल रहा था, उस दौरान भी वो जनता के बीच था और अब चुनाव का समय है तो चुनाव के समय में भी वो जनता के बीच है और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है। तो एक बड़ा संदेश देने का काम दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में किया जाएगा। अगर दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी में पिछले 1 साल से अंदर का अगर हम समय काल देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध वहां पर देखने को मिला था। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जब से 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, उस समय से भारतीय जनता पार्टी का कुछ हद तक जो डैमेज कंट्रोल था वो हुआ है। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात कर लें या दूसरे पदाधिकारियों की बात कर लें, उनका फोकस पश्चिमी यूपी पर बना हुआ है, क्योंकि अगर पश्चिमी यूपी जीतकर भारतीय जनता पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं 2022 में फिर से सत्ता में लौटने की जो चाहत है वो पूरी होती दिखाई देगी। क्योंकि पश्चिमी यूपी में 2017 के चुनाव को देखा जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों की अपेक्षा काफी ज्यादा बढ़त बनाई थी। 58 सीटों में से 51 सीटें जीतकर वो पश्चिमी यूपी से आए थे। तो उसके बाद इनकी राहें आसान हो गई थी, जिसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास यही रहेगा कि जब आज वो गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा में रहे तो जनता को एक बेहतर संदेश देने का काम करे। डोर टू डोर जब वो कैंपेनिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उसको हर कोई जानता है। जब वो प्रचार प्रसार करने निकलते हैं
तो लोग अपने घरों पर, छतों पे ऊपर खड़े होकर उनको देखना पसंद करते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं, चाहे वो जनसभाएं हो, चाहे डोर टू डोर कैंपेनिंग हो। आज की जब वो गाजियाबाद में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों में भी एक उत्साह देखने को मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 30 स्टार प्रचारक पहले चरण के लिए समाजवादी पार्टी ने बनाए हैं। बड़ी बात यह है कि इस सूची में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव, राम गोपाल यादव स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और राम गोपाल यादव को पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। इसके अलावा सांसद जया बच्चन, किरणमयी नंदा और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, राम गोविंद चौधरी, रामजी लाल सुमन, रमेश प्रजापति, हरेंद्र मलिक, स्वामी प्रसाद मौर्य, राजपाल कश्यप को स्टार प्रचारक बनाया गया है। जावेद अली और राजीव राय भी समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। रामाश्रय विश्वकर्मा, जगपाल दास गुर्जर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। तो तकरीबन समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम जो बड़ी नेता हैं उनको पहले चरण के चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। मेरे साथ नीलेश भी लगातार बने हुए। नीलेश, ये जो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, इसमें आपको क्या यूजुअल लग रहा है या कुछ अनयूजुअल आपको लग रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक दलों ने अपनी पहले ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी थी, उसके बाद प्रथम चरण के जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सूची की बात की जाए तो 30 नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। लगभग समाजवादी पार्टी की जितनी भी यूथ ब्रिगेड चलती हैं, युवा वाहिनी है, उनमें से सबके प्रदेश अध्यक्षों को इसमें स्टार प्रचारक बनाया गया है। उसके अलावा सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को भी स्टार प्रचारक के रूप में इस सूची में शामिल किया गया है। राम गोपाल चौधरी भी इस सूची में है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी इस सूची में शामिल है। उसके अलावा राम गोपाल चौधरी, उसके अलावा राजपाल कश्यप है और जया बच्चन जो कि सांसद हैं, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि हाल फिलहाल में जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें या तेजिंदर सिंह विर्क की बात कर लें जो कि किसान नेता हैं और लखीमपुर से आते हैं, उनको प्रथम चरण चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया है। कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी की रणनीति रहेगी कि जब पश्चिमी यूपी में प्रथम चरण के चुनाव शुरू हों तो इन लोगों का वहां पर प्रभाव देखने को मिले। जब ये लोग कैंपेनिंग के लिए जाएं या डोर टू डोर वोट मांगने के लिए जाएं तो ये वहां पर एक बेहतर प्रभाव डाल पाए। अगर तेजिंदर सिंह विर्क की बात कर लें जो कि किसान नेता हैं और लखीमपुर में जब हिंसा हुई थी तो उस दौरान वहां पर ये भी मौजूद थे, तो इस तरीके का माहौल समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया है कि सभी वर्गों को इसमें तहजीब दी गई है, चाहे वो कश्यप समाज हो, किसान हो या फिर उनका अपना यादव परिवार हो। उसके अलावा जो यूथ ब्रिगेड है, लोहिया वाहिनी है या फिर समाजवादी युवजन सभा है, छात्र सभा है, इन तमाम सभाओं से नीलेश समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट जसवंत नगर की। शिवपाल यादव तकरीबन 25 सालों से जसवंत नगर से विधायक रहे हैं और एक बार फिर से शिवपाल यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा के सिंबल पर शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ने वाले हैं। जसवंत नगर को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। पहले तकरीबन 25-30 सालों तक मुलायम सिंह यादव यहाँ से विधायक रहे और जब मुलायम सिंह यादव ने सीट छोड़ी उसके बाद तकरीबन 96 से शिवपाल यादव यहाँ से विधायक हैं। मेरे साथ नीलेश लगातार लखनऊ से जुड़े हैं। नीलेश, ये थोड़ा बड़ा अनयूजुअल सा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में प्रसपा का विलय भी नहीं हुआ, प्रसपा के अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव, लेकिन वो जसवंत नगर में अपनी पार्टी के सिंबल पर नहीं, साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे।
देखिए, बिल्कुल अगर हम जसवंत नगर विधानसभा की बात करें तो वहां पर पहले से ही ये कहा जाता रहा है कि वो समाजवादी का गढ़ रहा है। तो ऐसे में शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। हालांकि कुछ समय तक उतार चढ़ाव का माहौल देखा गया, चाचा भतीजे में वाद विवाद देखा गया, लेकिन जैसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की एक मुलाकात होती है जिसमें गठबंधन की बात होती है और साफ तौर पर शिवपाल यादव की तरफ से कहा जाता है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उनके साथ गठबंधन में है, लेकिन जितने भी उनके उम्मीदवार होंगे वो साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। जसवंत नगर अगर विधानसभा की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव करीब 5 पंचवर्षीय तक वहां पर विधायक रहे। जब उन्होंने विधानसभा छोड़ी और संसद में गए तो कहीं ना कहीं वो सीट शिवपाल यादव उस सीट से लड़ना शुरू किया उन्होंने। तो काफी समय से जसवंत नगर जो विधानसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में साइकिल के सिंबल पर जब शिवपाल यादव वहां पर ताल ठोकेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी कि कैसे वो शिवपाल यादव को भेद पाएंगे, कैसे वहां पर समाजवादी का जो किला बना हुआ है उसको तोड़ने में सफल रहेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम तमाम जगहों की अगर बात कर लें, प्रतापगढ़ की अगर कुंडा सीट की बात करें तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का हमेशा से वो गढ़ रहा है। उसके अलावा अगर हम रायबरेली की बात कर लें तो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। वैसे ही अगर हम लखनऊ कैंट की बात कर ले तो लखनऊ कैंट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। यहां पर इन गढ़ों में सेंध लगा पाना दांतों चने चबाने जैसा माहौल होता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव साइकिल के सिंबल पर ताल ठोकेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की उनके सामने उतना ही बराबर का नेता लाकर खड़ा करना होगा जो शिवपाल यादव को टक्कर दे पाए। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वहां पर समाजवादी पार्टी का एक मजबूत कुनबा है, मजबूत वोट बैंक है। इस लिहाज से शिवपाल यादव जब वहां से चुनाव लड़ेंगे तो भारी बहुमत से जीतने की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। चलिए नीलेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपके पास आएंगे। और चलिए बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं टीईटी परीक्षा की। आज उत्तर प्रदेश टीईटी की परीक्षा हो रही है, कड़ी निगरानी में परीक्षा होनी है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2 पालियों में टीईटी की परीक्षा होगी और इस परीक्षा में 21,65,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीलेश, 21,65,000 परीक्षार्थी आज की इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं टीईटी की। बड़ी लंबे वक्त से इस एग्जाम का इंतजार था। कैसी सुरक्षा व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में है? देखिए धर्मराज, बिल्कुल जिस तरीके से इससे पहले जो टेट का पेपर था वो लीक हुआ था उसके बाद काफ़ी किरकिरी का सामना करना पड़ा था, चाहे वो परीक्षा नियंत्रक हो या फिर जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी हो, उनको काफ़ी जांच का भी सामना करना पड़ा। इस लिहाज से इस बार की अगर जो आज परीक्षा कराई जा रही है टेट की, उसमें 21 लाख छात्र शामिल हैं जो 75 जनपदों में अपनी अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं। 2 पालियों में एग्ज़ाम का व्यवस्था कराई गई है। उसके अलावा अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जिन सेंटरों को चिन्हित किया गया था जहां पर ये परीक्षाएं आज संपन्न हो रही हैं, वहां पर पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस की टीमों ने निरीक्षण किया था, उसके अलावा एसटीएफ की टीमें लगातार निगाहें बनाए हुई थी, एलआईयू ने भी वहां पर इनपुट इकट्ठा किया था, कहीं से कोई चूक ना हो ताकि इस बार जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। तो 2 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। लखनऊ की बात कर ले तो लखनऊ में दर्जनों सेंटर बनाए गए हैं। दर्जनों सेंटर के आसपास सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। खासतौर पर स्कूल के आगे और पीछे विशेष निगरानी रखी जा रही है जहां पर ये परीक्षाएं चल रही हैं, ताकि जो नकल कराने वाले नकल माफिया होते हैं या पेपर आउट कराने वाले लोग होते हैं उनको पकड़ा जा सके और ऐसे सिंडिकेट को जेल भेजा जा सके जो लगातार परीक्षाओं के ऊपर ग्रहण बनकर चमकते रहते हैं। तो देखना होगा कि आज जब ये दोनों पालियों की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में संपन्न होती हैं तो कितने नकल माफिया उत्तर प्रदेश से पकड़े जाते हैं या फिर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाएगी। चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।